नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HNN 24/7 देख रहे हैं आप। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उत्तराखंड में अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में सरकारी भूमि अतिक्रमण के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है। इसके तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्यूनतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया, जबकि अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जाई जमीन के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भी वसूला जाएगा। यही नहीं, अतिक्रमण करने के लिए उकसाने वाले को भी सजा का प्रावधान है। वहीं 50 बेड्स की क्षमता वाले नर्सिंग होम अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही अंत्योदय परिवार को निःशुल्क 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को भी 1 साल बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट के ड्राफ्ट को हरी झंडी मिल गई है। 70,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य है और 2.5 लाख रोजगार की उम्मीद जताई जा रही है। हमारा ये वित्त विभाग का ही मद है। ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023-24 को लागू करने के लिए, जैसा कि आपको पता ही है कि जीएसटी लागू होने से पहले जो हमारी वैट की व्यवस्था थी उसमें कई हमारे लिटिगेशन थे और वो लिटिगेशन उसमें अभी भी हमारे चल रहे हैं और इसके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम वित्त विभाग द्वारा प्रपोज की गई है। तो आज उस पर भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। इसके अलावा नेक्स्ट अगला जो मद है वो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का मद है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसा कि आपको विदित ही है कि प्रदेश में पिछले साल में ये एक योजना लागू की गई थी जिसमें जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उसमें उनको 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था थी। उसको भी इस साल भी आगे जारी रखने के लिए माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। एक हमारा आज एक अध्यादेश लाने के बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई, जो कि उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 लाया जा रहा है, जिसपे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023। इसमें जैसे कि आपकी जानकारी में है कि कई बार ये इस तरह की शिकायतें संज्ञान में आती हैं कि सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रहा है और इस पे एक प्रभावी अंकुश लगाने के लिए और भूमि का उचित प्रबंधन हो सके, इसके लिए ये अध्यादेश लाया जा रहा है ताकि जो हमारी राजकीय भूमि है वो सुरक्षित रह सके और उसका जो जनता के जो सामुदायिक उपयोग है उसी में उसका उपयोग हो सके। तो उसके लिए इस तरह का अध्यादेश लाया जा रहा है। इसका जो विस्तृत विवरण है वो पृथक से राजस्व विभाग द्वारा अवेलेबल करा दिया जाएगा। सीखने को मिलता है, मैं तो अच्छा, मेरे तो हमेशा संबंध। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज 33 प्रस्ताव रखे गए कैबिनेट में और 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें जो अतिक्रमण को लेकर जो बात सामने आई है, मिनिमम जो सज़ा दी गई है कि अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो 7 वर्ष है, अधिकतम सज़ा 10 वर्ष है। इसमें यह भी है कि भाई अगर आप जितनी ज़मीन घेरेंगे, अतिक्रमण करेंगे, उसके हिसाब से जो मूल्य होगा उस पर भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अब अतिक्रमण करना आपके लिए घातक है। और ऐसे में मेडिकल के क्षेत्र में अगर क्लिनिक खोलना चाहते हैं 50 कम से भी बेड की, अगर आपको आप खोल रहे क्लिनिक, तो रजिस्ट्रेशन अब आप आसानी से कर सकते हैं। यहीं अगर बात कर लें इन्वेस्टर समिट की बात कर लें तो इन्वेस्टर समिट को भी लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही गई हैं। कहा गया है भाई 70,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड में और 2.5 लाख रोजगार की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो ऐसे में कई अहम प्रस्ताव हैं और इन सब में देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को भी 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, हम उनका तारुफ करा देते हैं। संजीव वर्मा जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। संदीप चमोली जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। डीके पॉल जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता। वीरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है HNN में। सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं संदीप भाई। 33 प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है। अब बात कर ले अंत्योदय योजना की बात कर ले तो उसमें कहा गया है भाई जो 3 सिलेंडर है, फिर रिफिलिंग की है,
उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो क्लिनिक खोलना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है कि भाई 50 बेड से कम अगर है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि ये जो अतिक्रमण को लेकर तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही थी, उस पर जो है सख्त जो है अब कानून लेकर आए हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? मनीष भाई, आज जैसा कि हमारे सचिवालय देहरादून में 33 प्रस्तावों पे मुख्यमंत्री की कैबिनेट द्वारा मोहर लगाने का काम किया गया। कोई भी कैबिनेट अगर किसी भी फैसले को पारित करती है या मोहर लगाती है तो निश्चितता ही वो राज्य हित के लिए कोई कार्य करने का काम करती है। आप इन 33 के 33 प्रस्तावों को अगर देखेंगे तो राज्य के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। लेकिन इन प्रस्तावों में अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं सरकार की जो जल्दीबाजी है, सरकार की जो चुनावी रणनीति है और सरकार जो अब तक माननीय मुख्यमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में कुछ कम करके ज्यादा दर्शाने का और बड़े बड़े जो होर्डिंग पोस्टर लगा के अपने प्रचार करने का जो उनका तरीका उसमें साफ देखा जा सकता है। मनीष भाई, स्पष्ट रूप से आप देखिए, आप कहते हैं कि अंत्योदय से हम बीपीएल धारकों को 3 सिलेंडर, ये योजना सेंटर द्वारा लागू की गई। ये योजना को अगर आप देखेंगे तो 1 वर्ष बढ़ाने का सीधा सीधा जो इनका प्रावधान है वो सीधे सीधे आप उसे 2024 के चुनाव को देखते हुए राज्य में जिला पंचायत पार्षद के और जो नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, आप इससे देख के सकते हैं। हर चीज में राजनीति ढूंढने का काम जैसे कि भाजपा करती है। दूसरी बात, आप 50 बेडों के अस्पताल जो राज्य में बने हुए हैं उनको आप रजिस्ट्रेशन में छूट देना चाहते हैं। छूट देने का मतलब आपका ये है कि मानक जो है आप हॉस्पिटल से उनको थोड़ा स्थिर करना चाहते हैं। कम से कम जो हमारे वर्तमान समय में हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो राज्य में चल रहे हैं, जो आए दिन हम देखते हैं कि मरीज को पैसा ना होने कारण लाश नहीं दी, मरीज को एडमिट करने में आनाकानी करते हैं, लोगों से महंगे बिल लेते हैं, लोगों के बिल नहीं देते हैं। कहीं आपने कोरोना काल में देखा, कई ने तो इलाज किया और पैसा जो है वो आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड से लिया और लोगों से लेने का काम भी किया। पहले तो इन पे स्पष्ट रूप से सरकार को नकील न लगाना चाहिए। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात आपके सामने तब आती है, आप कहते हैं भाई जो अतिक्रमण करेगा उस पे हम जो जितनी जमीन घेरेगा उस पे हम जुर्माना लगाएंगे सर्कल रेट के हिसाब से और उस पे हम 7 से 10 साल का प्रावधान सजा करेंगे। अरे भले आदमियों, आप ये तो बताइए वर्तमान समय में जो पूरे प्रदेश पे जो कब्जे, अगर आप उन्हें अवैध मानते हैं, आप उन अवैध कब्जों को किस प्रकार से, उन कब्जों से क्या आप स्पष्ट करेंगे कि उन कब्जों में आप जो कब्जे वर्तमान समय में इन ऐसे लोगों से भी पैसे लेने का काम करेंगे? और मनीष भाई, स्पष्ट रूप से सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा। ये वही सरकार है, जब नगर निगम देहरादून के चुनाव होते हैं तो ये कहते हैं कि जो मरीन बस्ती हम इनको नियंत्रण करेंगे, इनको पास करने का काम करेंगे, और आप दोबारा से उन लोगों के साथ ऐसे भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अरे भैया, आप स्पष्ट तरीके से सरकार के सामने, पब्लिक के सामने, जनता के सामने एक खाका लाइए कि आप क्या करने वाले हैं मरीन बस्ती वालों के साथ। पूरी कैबिनेट की पूरी प्रस्ताव अगर आप देखेंगे राजनीति से प्रेरित पूर्ण प्रस्ताव है और राज्य हित के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ निकल पाएगा। ठीक है, जवाब दीजिए संजीव वर्मा जी। मनीष जी, देखिए, जिस प्रकार से 33 प्रस्ताव आए हैं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में हम लोग एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से 70,000 करोड़ का एक प्रस्तावित कि हमारे पास इतना पैसा आना चाहिए इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, जिससे लाखों रोजगार बढ़ेंगे। उत्तराखंड का युवा अपने पांव पर खड़ा होगा, उसको पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने ही स्टेट में उसको नौकरी मिलेगी। तो इससे कई सारे फायदे मैं देख रहा हूँ। एक तो पलायन से मुक्ति मिलेगी और साथ ही जो पैसा वो कमा के लाता है, अपने स्टेट का पैसा अपने स्टेट में स्पेंड भी होगा और उसका एक आर्थिक उन्नति के दौर में हमारा युवा जाएगा। साथ ही जिस प्रकार से अतिक्रमण के ऊपर एक बड़ा कानून की शक्ल यह इख्तियार करेगा। अभी तक लोग पिताजी की जमीन समझ के कहीं पर भी जमीनें घेर लिया करते थे, तो उसके ऊपर मैं सोचता हूँ एक प्रभावी और बहुत कड़ाई के साथ इस पे लगाम लगेगी और आगे से हर व्यक्ति अतिक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेगा
कि अतिक्रमण कर तो रहा हूँ, कल को यहाँ पर बुलडोजर भी चलेगा, कल को यहाँ पर इसको एक मिनट संजीव जी रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजीत सिंह जी स्वागत है चैनल में आपका। जी संजीव भाई अपनी बात पूरी करें जल्दी से। कल को इसको खाली भी करवाया जाएगा और खाली करवाने के बाद मेरे को इसमें आर्थिक दंड भी देना पड़ेगा और जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसका भुगतान करना है और साथ ही सजा भी इसमें मुकर्रर हुई है। तो मैं सोचता हूँ ये कई सारी इस प्रकार की चीजें और जिस प्रकार से उत्तराखंड को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 का जो विजन लेके चले हैं कि उत्तराखंड को हमने देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसी दिशा में हमारे कदम, सरकार के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और एक मिनट जल्दी से। जिस प्रकार से यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, कड़ा धर्मांतरण कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, 30% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, 10% आंदोलनकारियों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य और तमाम इस तरह की चीजें, 3 सिलेंडर देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। और चाहे आप किसी भी वर्ग को देख लें, आप किसानों को देखें तो जहां पिछली सरकारें 4-4, 5-5 साल किसानों के गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं कर पाती थी, हमने पहला राज्य बन रहा है सब चीज में नंबर 1 कर रहे हैं, नंबर 1 बन रहा है। आज देखिए जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई, कई ऐसे अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है, खासकर सबसे जो इसमें ये अंत्योदय की बात कर लें और बात कर लें अतिक्रमणकारियों पर बात कर लें, अगर मेडिकल क्षेत्र में बात कर लें कि भाई कोई क्लिनिक खोलना चाहता है उसको छूट की बात कर लें, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर, और इन्वेस्टर समिट की बात कर लें, कितना 70,000 करोड़ निवेश रखा गया है कि यहाँ पर हो, और रोजगार के लिए बात कर लें कि भाई इतने लाख लोगों को रोजगार मिले। तो कुल मिलाकर सरकार जो है अब फ्रंट उस पर आकर खेलना चाह रही है, फ्रंट फुट पर। तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं प्रस्ताव को, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, सरकार किसी भी मायने में किसी भी तरीके से चूकना नहीं चाहती है। जी देखिए मनीष जी, 37 कैबिनेट के फैसले आए हैं, मोहर लगी है उन पर। और इससे पहले मैंने पिछली बैठक में जब आपने डिबेट की थी, लगभग 167 इनके कैबिनेट के और फैसले अभी तक 1 साल में आ चुके हैं। 210 जोड़ लीजिए, लगभग 200 या 210 के आसपास कैबिनेट के फैसले आ चुके हैं। इसके लिए मैं माननीय धामी जी को और उनकी कैबिनेट को बधाई देना चाहता हूं। मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, जिस राज्य में विधानसभा है ग्रीष्मकालीन और अस्थायी राजधानी देहरादून और तमाम इनकी कैबिनेट की बैठक करने के बहुत सारी जगहें, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे बीजापुर गेस्ट हाउस हो, दुनिया भर की चीजें, इनको जिस काम को विधानसभा के अंदर विपक्ष के सामने अपने बम्पर बहुमत के साथ में डिबेट करके उस पर विपक्ष की राय लेकर के तमाम फैसले लेकर के डोमेन में आना चाहिए, पब्लिक के सामने आने चाहिए। ये फैसले 4-5 लोग बैठ करके, जो मिनिस्ट्री में आते हैं इनकी, वो लोग बैठ करके, जबकि पूरी मिनिस्ट्री नहीं है, पूरे विभाग लोगों पर अभी दिए हुए नहीं है, तो ये फैसले ले रहे हैं और वो खाली डब्बों में बंद हो जा रहे हैं। त्रिवेंद्र जी के समय में भी व्यापार मेला लगा, 1 लाख समथिंग कुछ हजार करोड़ रुपया व्यापारियों ने दे दिया, उत्तराखंड समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। ये हवाई बातें करने वाले, हवाई बम फोड़ने वाले, हवाई बम करने वाले लोग, क्या इससे उत्तराखंड का भला होने वाला है मनीष जी? और आप कितनी दृढ़ता के साथ में उनकी बातों को यहाँ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके पक्ष के साथ नहीं, निष्पक्षता के साथ में। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, ये उत्तराखंड ऐसे जंजालियों के बीच जंजाल में फंस गया है, ऐसे मुंह बोले बड़ बोले। एक सवाल है डीके भाई, एक सवाल है, जब आप जब बोली दिए तो एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए। देखिए अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जब कहीं सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, और कई दुकान पर सामान देखते होंगे तभी खरीदते होंगे, सही है कि गलत है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले नाप तौल के जाते होंगे, खरीदते होंगे सामान ना, ऐसा तो है नहीं कि इस दुकान पर जाना, इसी दुकान से सामान खरीदना है, ठीक है। इन्वेस्टर समिट का मतलब आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते होंगे क्या होता है। अगर इन्वेस्टर आ रहे हैं, आप तमाम तरह के आरोप एलिगेशंस लगा रहे हैं, चलिए ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं
तो ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टर आ रहे हैं, आपको उत्तराखंड पसंद आ गया, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अरे भाई, अगर आप मेला लगा रहे हैं और मेले में 10 लोगों को बुला रहे हैं, अगर हो सकता है 10 लोगों को नहीं पसंद आया, एक मेला और लगाएंगे, हो सकता है 10 को उनको भी ना पसंद आए। ऐसा नहीं है कि पसंद आ जाए, हम ये नहीं कह रहे कि पसंद आ जाएगा, हो सकता है फिर मेला लगेगा। क्या इसका मतलब ये है कि हम मेला लगाना छोड़ दें, इन्वेस्टर को लाना छोड़ दें, और आप ये कहते फिरें कि नहीं जी देखिए हमने इन्वेस्टर समिट यहां पर इन्होंने किया था जी, ये नहीं ला पाए। थोड़ा तो विचारधारा बदलिए जनाब, आपकी भी कई राज्यों में सरकार है जनाब, वो उधर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो आप बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ मनीष जी, आप जिस दृढ़ता के साथ में बात को रख रहे हैं ना, मैं आपका पक्ष समझ सकता हूँ। बात गंभीरता से लीजिए। मेले का मतलब, व्यापारी का मतलब, वो पैसा लगाएंगे कहाँ लगना चाहिए इस राज्य में। प्लानिंग इस बात की होनी चाहिए, प्लानिंग इस बात की होनी चाहिए, उस मसले से, उस पैसे से, 70,000 करोड़ रुपए से जो आने वाला है नहीं आने वाला बात की बात है, उससे किसको फायदा मिलना चाहिए, इस राज्य के नौजवान को कितना फायदा मिलना चाहिए, कितना प्रतिशत, 70%, 80%, 100%, उस पर काम होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। और आप मेला लगाने को कौन मना कर रहा है? मेला लगता है, तमाम चीजें, लोग सारी पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी ने भी एक मेले में शामिल हुए थे अभी थोड़े दिन पहले यूपी के अंदर। यूपी की अलग बात है, यूपी के मुख्यमंत्री अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के विषय में इस मेले का फायदा अभी तक हुआ कहां है? त्रिवेंद्र जी के बारे में आप क्यों भूल जाते हैं? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के मेलाकार थे, उन्होंने, उस मेले से क्या फायदा हुआ, कितना पैसा आया? भाई ये मत करिए, बात करिए पहले तो ये। मैं इस बात का घोर विरोध करती है आम आदमी पार्टी कि आप कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, कोई विधानसभा में सत्र बुलाएंगे नहीं, विपक्ष से कुछ फैसले। अरे भाई कितनी बार आप चौथी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, क्या आपको विधानसभाएं शून्य रखने के लिए बनाई है क्या? क्या विपक्ष की कोई बात नहीं आएगी क्या? क्या किसी बात पर डिबेट नहीं होगी क्या? फिर क्या फायदा विपक्ष का? जवाब के सवालों का जवाब भी ले लेते हैं संदीप जी, आप अपने विधायकों को बोल दीजिए बोरिया बिस्तर बांध करके। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं डीके पॉल जी, उन जवाब के साथ भी सवाल भी कहीं उस पर भी आएंगे। ठीक है अजीत सिंह जी, पहले आपके पास आ जाते हैं, फिर सवालों का जवाब लेंगे। अजीत सिंह जी, किस तरह से आप देख रहे हैं कैबिनेट की बैठक हो रही है? एक तरफ डीके पॉल जी बधाई भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं भैया विपक्षियों को भी बुलाया करो। मेरी कटाक्ष वाली बधाई है साहब। नहीं, कटाक्ष वाली है, जो भी बधाई होती है। आप किसी के शादी में जाएंगे, अगर जोड़े को बधाई देंगे, अब वो कटाक्ष के रूप में दे रहे हैं, अब वो किस रूप में दे रहे हैं वो तो एक अलग बात है। कटाक्ष के रूप में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनसे पूछिए, ठीक है, दिल्ली में आप ठीक है, ठीक है, एक मिनट अजीत सिंह जी, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी वालों को बुलाते हो क्या? शाउट मैचिंग ना कीजिए प्लीज, शाउट मैचिंग नहीं करेंगे हम, सबसे एक एक करके आ जाते हैं। अजीत सिंह जी जवाब दीजिए सर, किस तरह से देख रहे हैं कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से अहम प्रस्तावों पर मुहर लगे हैं, और खासकर आप देखिए अतिक्रमण को लेकर मुहर लगा है, और कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। बात हो रही है इन्वेस्टर समिट की, बात हो रही है कि 70,000 करोड़ जो है निवेश आए उत्तराखंड के अंदर, ये कोशिश की जा रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, पहले तो सबसे पहली बात यह है कि अगर सरकार या कैबिनेट फैसले ले रही है तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और इससे एक मैसेज ये जाता है कम से कम कि भाई सरकार कुछ एक्शन के मोड में है, कुछ करना चाहती है, कुछ फैसले ले रही है, तो वो तो अपनी जगह ठीक बात है। लेकिन वो क्या फैसले हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, वो एक डिबेट उसके ऊपर हो सकती है। और डिबेट इस बात पे हो सकती है कि अगर हम अतिक्रमण की बात करें, क्योंकि ये सारे जो डिसीजन है ना वो कोई जुड़े हुए नहीं एक दूसरे से, सारे अलग अलग विषय हैं और सबका एक अलग अलग इम्पैक्ट है। तो अगर हम अतिक्रमण की बात करते हैं तो अतिक्रमण किसी भी राज्य में, किसी भी दौर में बिना सत्ता की सरपरस्ती के हो ही नहीं सकता। अब आपने देखा पिछले दिनों इनके दिल्ली के नेता दिल्ली में बैठ के सेल लगा रहे हैं, जिम कार्बेट के अंदर विला बेच रहे बैठ के। तो अतिक्रमण तो केवल कानूनों से नहीं रुकता, अतिक्रमण तो पॉलिटिकल विल से रुक सकता है। और अतिक्रमण रोकने के लिए जो राजनीतिक शह है अतिक्रमण करने वालों को, उसको रोकना पड़ेगा। उसका क्या ब्लूप्रिंट है वो बीजेपी को भी सामने लाना पड़ेगा, और बल्कि उसमें तो घिरी हुई है। मुझे लगता है कि ये उसी को थोड़ा सा एक मैनेज करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत आलोचना हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उनके नेताओं की, और जो लोग उसमें जिनके ऊपर सवाल ये उठे थे, बहुत आलोचना उनकी इस बात को लेके हुई है कि एक तरफ तो भू कानून लाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है पहाड़ के जंगलों की जमीनों को, वहाँ के रिजॉर्ट को लेके इस तरह से ऑनलाइन उसकी एक तरह से सेल टाइप की लग रही है। तो वो बहुत बड़ी आलोचना उसमें हुई है और बहुत गंभीर मुद्दा है अतिक्रमण। और सरकारी जो यहाँ के संसाधन है,
प्रदेश के, क्योंकि इसी के आधार पर ये राज्य बना है। संसाधनों की लूट रुके और यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसका संरक्षण मिले। ये 2-3 बड़े मुद्दे हैं। पलायन जैसी चीजें रुके, डेवलपमेंट की स्कीम में लोकल को प्राथमिकता दी जाए, ये तो कोर इशू है, राज्य बनने का आधार है ये। तो इनके ऊपर तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है और ये डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है। दूसरी बात है, बस एक बात में इसको जी 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 जल्दी से 10 सेकंड से। हाँ जोड़ना चाहता हूं, जो इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट में हमें अपनी पॉलिसी तय करनी पड़ेगी। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग ना आए, यहाँ पे हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ ना हो, ज्यादा भीड़ ना बढ़े, उस तरह की बातें होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम शोकेस करेंगे साहब आइए हमारे यहाँ निवेश कीजिए, तो हम किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं, किस सेक्टर में डेवलपमेंट चाहते हैं, किस तौर तरीके के साथ डेवलपमेंट चाहते हैं। एक आदमी आएगा कल को कहेगा साहब मुझे तो यहाँ इस तरह का फैक्ट्री लगानी है, वो कितना पॉल्यूशन करेगी, यहाँ के कल्चर को क्या इम्पैक्ट करेगा वो इन्वेस्टमेंट, वो सब भी देखना पड़ेगा। तो ये भी एक डिबेट का और लार्जर पॉलिसी का इशू है कि हमने अपने दरवाजे कितने खोलने हैं ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए वीरेंद्र और शर्मा कितने जी। नहीं रोकने। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, आपने सबको सुन लिया। देखिए अब आपकी राय भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, और यहाँ पर सबसे सवाल ये है कि सर अब जैसा कहा जा रहा है कि भाई इन्वेस्टर समिट की बात की जा रही है, भू कानून भाई आपने देखा कि यहाँ पर अतिक्रमण की बात की जा रही है, माफ कीजिएगा अतिक्रमण की बात की जा रही है। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, एलिगेशंस इन पर भी लगे हैं, इन पर भी लगे हैं, मतलब दोनों सत्ताधारी पार्टी रही हैं और एक बीजेपी है ही है, कांग्रेस रही है, इन दोनों पे लगे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि इस अगर ये जिस तरह से इस पर प्रस्ताव पर पास हुआ है, इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, तो क्या ये होना नहीं चाहिए, इस पर बात नहीं होनी चाहिए, ये सोचना चाहिए पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा? देखिए मनीष जी, जो कुछ भी हमारे अभी भिन्न भिन्न दलों के प्रवक्ताओं ने अपनी बातों को रखा, मैं इनकी अपनी पार्टियों के अपने दर्द को मैं समझ सकता हूं, पर जो आज ये 33 फैसले जो कैबिनेट ने लिए हैं, राज्य हित के दृष्टिकोण के आधार पर ही शायद इसके ऊपर आज उन्होंने फैसले लिए हैं, मंजूरी दी है। पर कुछ ये भी नहीं है कि हम ये भी नहीं बोलेंगे कि 33 के 33 फैसले ये बिल्कुल एक निष्पक्ष उसमें देख रहे हैं। इसमें कुछ राजनीतिक लाभ भी बीजेपी अपना चाहेगी आगामी चुनाव को देखते हुए। और दूसरा ये है कि देखिए कुछ मुद्दे बहुत अच्छे हैं, जैसे अतिक्रमण को लेके है, अंत्योदय वाले सिलेंडर वाली बात की है, और वन टाइम सेटलमेंट वाला है, और ये आड़तियों का जो ये एमडीडीए वाला प्लानिंग जो सरकार कर रही है, इसके ऊपर ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हमारी प्रदेश के उससे। लेकिन कुछ मुद्दे हमें कुछ इस तरीके से लगते हैं कि जैसे कुछ चुनावी स्टंट भी है वाकई में, क्योंकि जैसे इन्होंने अभी शिक्षा विभाग में 4th क्लास के लिए 2364 पदों की जो इन्होंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करने का जो निर्णय लिया गया है, ये फेयर वर्क नहीं होते हैं। इसमें कुछ ना कुछ इनका अपना भी कुछ ना कुछ हित जुड़ा रहेगा पार्टी का, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि काफ़ी डिस्कशन हो सकता है। और अब क्या इसके ऊपर इन्होंने क्या क्या नियम कायदे कानून नियमावली बना रखी है, वो आने के बाद ही इसके ऊपर ज़्यादा हम कुछ अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है संजू भाई, देखिए सभी का कई सवाल हैं, उन सवालों का पहले जवाब दे दीजिए आप, फिर हम संदीप भाई के पास जाएंगे। मनीष जी देखिए, विपक्ष का काम केवल और केवल आलोचना करना हर चीज की। अब वो काम अच्छे के लिए हो रहा है या गलत के लिए हो रहा है। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के डीके पॉल जी कह रहे थे कि खाली मंत्री बैठ गए और फैसले ले लिए। तो जो कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक जो सरकार होती है, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जो कैबिनेट मंत्री जो सरकार के अंदर हैं वही फैसले लेते हैं और उन्हीं फैसलों को फिर आगे इम्प्लीमेंट जवाब दूंगा मैं इस बात पर। जरूर देना भैया, जरूर देना। और दिल्ली में इस बार जब आपकी केजरीवाल जी कैबिनेट की कोई बैठक करेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी वालों को भी बुलाना और कोई यदि कांग्रेस के हैं तो उनको भी बुलाना। संजय भाई आप अपनी बात पूरी करें। हाँ। और मनीष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक क्लियर विजन है कि उत्तराखंड को हम कैसे आगे लेके जाएं। उत्तराखंड राज्य का जो सृजन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और बड़ी बात यह है कि उस समय
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की, और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और एक बड़ा मन दिखाते हुए और राजनीति से कहीं ऊपर उठते हुए एक कितना बड़ा फैसला लिया गया कि विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड राज्य को दिया और 1000 करोड़ का आर्थिक पैकेज उत्तराखंड को दिया। ये ना सोचते हुए कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा, ऐसा नहीं सोचा, बल्कि ये सोचते हुए कि इसका लाभ हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मिलना चाहिए, यहाँ पे रोजगार आना चाहिए। तो इन सारी ये तमाम जो एक बड़ी सोच की बात है। किंतु 2007 में 2004 के बाद जैसे ही 2007 में इनकी सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही कांग्रेस की सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे को भी छीनने का काम किया, 1000 करोड़ के पैकेज को भी छीनने का काम किया। 108 योजना जिसने 42,000, एक कीर्तिमान है कि 42,000 लोगों की जान बचाई, एक इतनी महत्वपूर्ण योजना परियोजना उसको छीनने का भी काम किया। ऐसा पुरानी बातें हम नई बातों पर आए हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, सनी भाई सुनिए, ऐसे डिले हो जाते हैं चीजें। मेरी बात सुनिए। यहाँ पर देखिए डीके पॉल जी एक आरोप लगा रहे हैं कि भाई पहले भी आपने इन्वेस्टर सबमिट किया था, ठीक है, अब भी कर रहे हैं, और पहले क्या मिला और अब क्या मिल जाएगा, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए सर जल्दी से ना। मनीष जी देखिए, सरकार का काम होता है कि अपने यहाँ की ये बताना कि आप हमारे राज्य में आएंगे, आपको हम ये सुविधाएं देंगे और यहाँ पर आपके व्यापार को पंख लगेंगे। व्यापारी तो अपना भी हित देखता है, और जब व्यापारी का अपना व्यापार अच्छा चलेगा तो मैं सोचता हूँ उसका सीधा सीधा लाभ हमारे जो स्थानीय युवा जितने भी हैं उनको नौकरी अपने स्टेट में मिलेगी। वो क्यों जाएंगे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और बेंगलोर। मैं सोचता हूँ इससे पलायन को भी रोक लगेगी और हम लोग आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ठीक, आ रहे डीके पाल जी, आ रहे, पहले संदीप चमोली से जवाब लेते हैं। आ रहे हैं मनीष भाई, पूरे भारतवर्ष में अकेला एक उत्तराखंड मेरा ऐसा राज्य है जहां की सरकार कर्ज लेकर एक आयोजन करती है। मनीष भाई, आयोजन इस चीज के लिए कि हमारे राज्य में व्यापारी आए, राज्य में इन्वेस्टमेंट करें और राज्य खुशहाल हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मीट होती है, करोड़ों रुपए खर्च होता है मनीष भाई, करोड़ों रुपए खर्च होता है, लेकिन हमें क्या प्राप्त होता है? शून्य, 1 रुपए प्राप्त नहीं होता। मनीष भाई, भाजपा का चार चरित्र आप इस चीज से समझ सकते हैं। ये वही सरकार है, ये एक तरफ आपके चैनल के माध्यम से भू कानून की मांग करती है और दूसरी तरफ बग्गा के रूप में जो इनका भाजपा का जो एजेंट है, उस एजेंट के माध्यम से हमारे जल जंगल जमीन को बेचने का काम करती है। ये भी भाजपा है। संजीव भाई, आप कितने भी मुखौटे बदल लीजिए, लेकिन जो आपका चाल चरित्र है वो राज्य की जनता के सामने आ गया है। आप किस राज्य आंदोलनकारी का आरक्षण की बात करते हैं? वो अभी भी पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। ये बैठे हैं डीके पॉल भाई, ये खुद आपके मुख्यमंत्री हरीश रावत जी टेलीविजन के सामने बोल रहे थे 5-7 करोड़ रुपया कमा लो, मैं आगे मूंद लूंगा, टॉप अप कर लो। आडंबर आप राज्य के लोगों के साथ कर रहे हैं ना, अरे मेरे आपके सामने आएगा। अरे आपका एजेंट बग्गा भैया, जो भाजपा के लोग सारी दुनिया देख रही थी, लाइव देख रही थी हरीश रावत जी को, लाइव देख रही थी हरीश रावत जी को। सामने आया संजीव भाई, मानिए बग्गा आपकी पार्टी का नहीं है। अरे मानिए, हंसने से कुछ नहीं होगा। आप मेरा राज्य बेच रहे हैं, सैकड़ों शहादत के बाद ये राज्य मिला है। ये वही लोग हैं जब उत्तराखंड को आगे बढ़ने की बात होती है तो ये लोग उसमें रोना अटकाने की बात काम करते हैं, ये उसमें टंगड़ी अड़ाने की बात करते हैं। उत्तराखंड यदि स्मृत होगा, उत्तराखंड स्मृत होगा तो आपके पेट में दर्द होगा। उत्तराखंड स्मृत होगा तो आपके पेट में दर्द होगा। आत्मनिर्भर होगा तो आपके पेट में दर्द होगा। आपने उत्तराखंड की भलाई के लिए कभी सोचा ही नहीं, ये कभी सोच थी नहीं आपकी। विकास जब भी होता है तो आप अपोज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो आप
धरने पे आप बैठी है उसको पौड़ी नकारने के का काम DM करते परिसर हैं। में। और मांग क्या है संजीव भाई, मेरे अधिवक्ता को बताइए। अंकिता की मां धरने पे बैठी है संजीव भाई, और मांग क्या है कि मेरे अधिवक्ता को बताइए। अरे किस मुंह से आप अंकिता किस मुंह से कह हत्याकांड सकते हैं? में जो भी ये दुर्भाग्य आरोपी है मेरे हैं राज्य का उनको जेल कि भिजवाने हमारी का बहन को काम न्याय नहीं मिल पा रहा। 24 घंटे के बदलिए। अंदर हमारी अरे सरकार रहने के द्वारा दीजिए किया संजीव गया। भाई, रहने दीजिए। और आप मनीष जी इनसे पूछिए, मनीष जी इनसे पूछिए, मनीष जी इनसे पूछिए, इनके काल में इनके एक मंत्री के ऊपर जैनी, इनके एक मंत्री के ऊपर जैनी का केस आया था। कहाँ है जैनी? आपने कौन सी कार्यवाही करी? आपने कौन सी कार्यवाही करी? कहाँ है जैनी? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, कहाँ है जैनी? कहाँ है जैनी? कहाँ है जैनी? आज अंकिता की मां आप धरने पे बैठी है आप ना, जैनी आप के उसका ऊपर जवाब दीजिए। आप जैनी के ऊपर जवाब अंकिता दीजिए। की मां धरने पे बैठी है। अंकिता हत्याकांड क्यों में नहीं हमने ठीक है 24 ठीक घंटे है। के अंदर कार्यवाही ठीक है करने सर, का आज काम बात किया। हो रही है यहाँ पर, हम आप इस कैबिनेट बात की, का ठीक है। जवाब दीजिए। हम कैबिनेट की बात आप कर इस रहे हैं। बात ठीक का है जवाब संजू भाई। दीजिए। संजू भाई, जैनी ठीक के है। ऊपर ठीक है आपने संजू कौन भाई। सी कार्यवाही ठीक की? है संजू भाई। कौन सी जांच करी? अरे 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 जवाब आपके दीजिए बच्चा ना, जमीन बेच रहे हैं, जवाब उसका क्या दीजिए हुआ? ना। अरे आप भाजपा जवाब का दीजिए, राष्ट्रीय एजेंट है। जवाब दीजिए। अरे भाजपा का राष्ट्रीय ठीक है एजेंट सर, शॉर्ट मैचिंग ना कीजिए। ठीक एजेंट है है, हो गया। भाजपा का। ठीक है, ठीक है, ठीक है संदीप भाई। संदीप भाई ठीक है। डीके पॉल जी, आप कुछ कह रहे थे। जी जी, देखिए बड़ी सभ्यता के साथ मैं समझना भी चाहता हूँ और अपना पक्ष रखना भी चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी पूरे देश में पूरे राज्य में भ्रमण कर रही है आज की डेट में, इन सबको मालूम है। हम बड़े अध्यादेश को लेकर, हम हाँ जी, अध्यादेश को लेकर की कई बातों वापस को हो लेकर जाए। कई बातों को लेकर के नहीं, मैं- खासकर मैं अध्यादेश ये को लेकर, समझना इसीलिए तो चाहता मुंह और फुला सबने लिए। ठेका भी दिखा ठीक दिया है, है। ठीक है, एक महीने देखिए सबने ठेंगा भी देखिए, दिखा ठीक है दिया संजू भाई, है। एक मिनट संजीव जी, ठीक है, एक अब ये मिनट। जैनी पैनी ये सब करते रहिए आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको। आप थोड़ा सा सभ्यता, जब राज्य का भला आप चाहते हैं, आपकी सरकार चाहती है, तो आम आदमी पार्टी के जो कुछ जो है ना वो सुझाव है उनको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए। मैं समझना चाहता हूँ मनीष अच्छे जी, सुझाव होंगे तो जरूर मानेंगे। आपकी 5 डिबेट में मैं बैठा हूँ जिसमें कैबिनेट के फैसले आए, और तब से लेके अब तक एक भी सत्र विधानसभा का नहीं हुआ। आप गंभीरता से लीजिए इस बात को, क्योंकि समझने की बात है ये। फैसले कहां लिए जाते हैं? हम कोई पक्ष, हमने 37 मसलों पर बात करनी है। आप अपने सचिव को लेकर, मुख्य सचिव को लेकर के, अपने 5-7 कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर के आप अरे डीके सचिवालय में भाई, बैठ ये बाप नहीं क्या नहीं, बचकाने सुनिए वाली बात कर रहे हैं? अरे सुनिए तो सही। योगी कैबिनेट की बैठक उनका होती है मतलब तो क्या क्या है? मतलब उनका सपा के मतलब क्या है? विधायकों को बुलाया जाता है? उनका क्या मतलब भी क्या ऐसी है बात फैसलों करते हैं? का? चमोली जी बताइए ना, आप सुनिए, क्या नहीं, 37 फैसलों का। ये दो राज्यों में चला रहे मुख्यमंत्री, चमोली जी बताइए ना। अब मनीष क्या जी आप बात जरा कर रहे बात सुनिए ध्यान से। तो अब ऐसी जरा ध्यान- बात कीजिए जो जरा- सही भी लगे हम मैं लोग वही को कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। राज्य पिछली आगे बार तो चलिए आरक्षण पे बोलिए, चलिए आरक्षण पे बोलिए भाई, बताइए इनकी आगे खोलिए। आप ये बताइए, आप राज्य के प्रमुख पिछली बार आंदोलनकारी इन्होंने रहे। जन जंगल जमीन डीके पर भाई, पानी आप पर प्रमुख आंदोलनकारी रहे हैं, आप बताइए पानी इनको पर कि आरक्षण- मैं वही बताना चाह रहा गला बैठ हूँ। गया। पानी ठीक है, पर ठीक है, बोलो। इन्होंने एक फैसला लेके आए कैबिनेट में हाँ कि राज्य के अंदर छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बनाएंगे। हाँ उसका जो प्रोग्राम पत्र है वो कहाँ है? आप जब सिमली पर जोर पड़ा, सिमली वाले लोग धरने पर बैठ गए, उन्होंने कहा त्रिवेंद्र सिंह के टाइम पर कि भाई आप इसको कब उज्जवल करेंगे? हाँ। आप तो 2025 में कह रहे हैं कि राज्य स्वर्णिम राज्य बनेगा, और झूठ क्यों बोल रहे हैं? 10% क्षेत्रीय आरक्षण वाले हम लोग 12 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेर रहे। अरे झूठो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? राज्य आंदोलनकारियों का मसला, वो हमारी बड़ी बहन, इस राज्य की प्रथम राज्य आंदोलनकारी सुशीला बनोली जी बेचारी अपनी जान दे गई। मुख्यमंत्री के ऑफिस के चक्कर काटते काटते 20 बार मैं उनके साथ गया हूं, उनके घर पे बैठ के चर्चा हुई इस बारे में कि कब होगा मसला क्लियर। अरे ये झूठ बोलते हैं टीवी पे बैठ करके। युवाओं पर क्या हो रहा है? राज्य के कितने स्कूल, 312 स्कूल और बंद होने जा रहे हैं। कितने राज्य के अंदर कितने गांव जनशून्य हो गए हैं। जोशीमठ का क्या हो रहा है? इस पर अरे आप कैबिनेट अपने के मोहल्ला फैसले क्यों नहीं क्लिनिक की आते? चिंता करो, और जहाँ सुनिए, ये कौन जहाँ सी जो तरफ लेके जा रहे हैं नर्सरियों इस के राज्य अड्डे को? बन रखे हैं उनकी ये चिंता केवल करो। संजीव भाई, करोड़ देखिए रुपए- कुछ देखिए कुछ सुनिए। चीजें गंभीर विषय हैं। देखिए इसे हमें समझना पड़ेगा संजीव भाई कि आप यहाँ पर आरक्षण की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को मैंने भी देखा है टीवी पर भी, और हम लोग पूरी खबर चला रहे थे कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर अगर आपने दे दिया तो प्रदर्शन किस बात का है? वो तो कह रहे थे कि हमें खुशी, हमने सुनने में आया था कि हमें मिलने लगा, लेकिन जब बात हुई तो फिर कह रहे मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे में संजीव भाई ये मतलब ये जो स्थिति पैदा की गई है असमंजस की, ये स्थिति क्यों पैदा की गई संजीव भाई? देखिए फिर सवाल उठेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई उसके लिए आपके जो मंत्री हैं वो जवाब दे दे कि नहीं भैया ये है, ये चीजें हैं, इतने तारीख से इतने दिन में इतने साल में लागू हो जाएगा। इनका भी मुंह बंद हो जाएगा, भाई इतने तारीख को इतने साल में लागू होगा।
अब हम वो देखेंगे कि इतने साल में इतने तारीख को लागू होता है कि नहीं होता है। लेकिन संजीव भाई ये सवाल है, कुछ सवाल है, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा, और ये उत्तराखंड के सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संजीव भाई। मनीष जी देखिए, आंदोलनकारियों का आरक्षण की जहां तक बात है तो पूरा चिन्हीकरण का प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। और आरक्षण अलग है, चिन्हीकरण अलग है। पहले ये बात समझ लीजिए आप। वर्मा जी, चिन्हीकरण अलग है एक और प्रोसेस होता 10% क्षेत्रीय है, आरक्षण अलग है। एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस पूरी तरह से चल रहा है। और मैं अलग है संजीव भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चिन्हीकरण एक अलग प्रक्रिया है और आरक्षण एक अलग प्रक्रिया है। इन दोनों प्रक्रिया को आप जोड़ने का काम ना करें। संजीव भाई, आपकी गलती नहीं है, खुद आपके मुख्यमंत्री और खुद आपके जो मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली वो झूठ बोलने का काम करते हैं। ये वरिष्ठ आंदोलनकारी बैठे हैं, हो सकता है डीके पाल जी से मेरे राजनीतिक विचार ना मिलते हो, लेकिन आज इन लोगों की वजह से मुझ जैसे हजारों लाखों युवा इस राज्य में, अपने राज्य में सांस लेने का काम कर रहे लेकिन हैं। डीके भाई अभी सांस लेने चमोली का भाई काम ने कर एक रहे हैं। चीज कही कि आप भी राज आंदोलनकारियों में रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति रहे हैं, समझ में ही नहीं डीके पॉल जी आता है। ठीक है, बीजेपी ने तो कोई काम नहीं किया, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन आपने कभी कांग्रेस से सवाल नहीं किया इस बात को लेकर कि आप लोग क्यों नहीं हमारे लिए लड़े, और आप लोग क्यों नहीं उस वक्त इतना चिल्लाए, और आपने क्यों नहीं उस वक्त हमें आरक्षण दिया। वो बहुत अच्छी बात आपने कही है। हाँ। 2002 से 2007 की सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के साथ वार्ता करके चिन्हीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, और वो मतलब निरंतर चली। देखिए, कोई भी मसला, ये बड़ा मसला है चिन्हीकरण का, उस सरकार में 60% से भी ज्यादा मसला हल हुआ। लेकिन जब 2007 से 12 की सरकार आई है ना, तब इन्होंने ढींगा मस्ती करनी प्रारंभ कर दी। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? डीके भाई एक सवाल है, ठीक है एक सवाल है, ठीक है, हम आपसे नहीं, पहले हम संदीप भाई से ले रहे हैं। संदीप भाई, अभी डीके भाई कह रहे हैं 60% मसला आपके समय में सॉल्व हो गया था, ठीक है, 2007 तक आपकी सरकार चली थी, 2002 से 5 साल में आपने 60% मसला सॉल्व किया था, ठीक है। अब इनकी सरकार आई है, ये कह रहे हैं कि ये असमंजस की स्थिति में डाल रहे हैं। अब ये भी यही बात कहें कि नहीं जी, हम भी अभी 60% पर ही पहुंचे हैं, ठीक है, तो कैसे चलेगा सर? ये 5 साल में एक अच्छा निर्णय था, अगर आप ले लेते तो शायद ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी होती। यहाँ ना आज चिल्ला रहे होते, ना इनको बोलने का मौका मिलता बीजेपी को। इस पूरी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण जो और खूबसूरत सवाल मुझे आपका लगा वो आज ये था, मनीष भाई, ये हम मुझ जैसे युवा नेता और कई भाजपा कांग्रेस के नेताओं के दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों ने हमें राज्य दिलवाया, आज वो हमसे आरक्षण मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें हम सबको शर्मिंदा होने की आवश्यकता है। माननीय पंडित नारायण तिवारी, स्वयं डीके पाल भाई बैठे, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, तिवारी जी इसके लिए बड़े संजीदा थे, और उनके समय में सबसे ज्यादा काम राज्य आंदोलनकारियों को लगा। इस बात को स्वयं आंदोलनकारी लोग भी मानेंगे। लेकिन डीके पाल भाई, कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच की कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े बैनर पोस्टर, मैं कांग्रेस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध करता हूं, राजनीतिक विरोध है, राजनीतिक सोचें हमारी अलग अलग है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आपने बड़े बड़े पोस्टर तो लगाए कि हमने आंदोलन दे दिया, आपने आरक्षण दे दिया, आप उस आरक्षण को देने का काम करेंगे तो मुझ जैसे जो राजनीतिक सोच आपके व्यक्ति जो विरोध करते हैं, संजीव भाई, वो भी आपका सम्मान करने का काम करेगा। अगर जो अच्छा काम होगा मनीष भाई, हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन झूठ बोलने का काम, मनीष भाई, स्पष्ट रूप से मैं आपको बताता हूं, 4 काम जो बड़े भाई संजीव ने आपके चैनल के माध्यम से कहे, 4 काम, मेरी बात खत्म कर रहा हूं। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण अभी अधर में लटका हुआ है, सबूत आपके सामने, डीके पाल भाई चैनल पे बैठे हैं। इन्होंने कहा भू सशक्त कानून बनाया, कौन सा कानून बनाया भैया? अभी प्रस्ताव नहीं आया कैबिनेट में, अभी आया नहीं, आपने कानून बना दिया। आप कह रहे यूसीसी, आपने अभी मात्र कैबिनेट की मीटिंग में उसे रखा भी नहीं है। अरे क्यों थपथपा रहे, क्यों झूठी बात? अच्छा, आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? ये मुझे पता था आपने ये क्यों अरे कहा। अरे अरे सुन तो लीजिए आप बड़े भाई, समर्थन करते हैं, बड़े भाई ये चैनल, आप समर्थन करते हैं विरोध, आप समर्थन करते हैं विरोध, अरे ये समर्थन करते हैं विरोध, अरे सुन तो, जवाब दे दो ना। अच्छा बोलने दो। अरे समर्थन करते हो विरोध करते हो? अरे सुन तो लो, मुझे पता है भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, उन्होंने आपको लिख के भेजा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता से ये जरूर पूछना। मेरा जवाब सुन लीजिए, आप ड्राफ्ट लाइए, हम उस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे। अरे ड्राफ्ट आ चुका है, आप बताइए, ड्राफ्ट आ चुका है। क्या अरे अरे आप प्रस्ताव ने बताइए। अरे ड्राफ्ट आया, बताइए, कुछ नहीं, मनीष जी का ड्राफ्ट आया, सबको अजीत भाई, जब बैठक बुलाई गई तो उस समय ये लोग आते नहीं है, उस समय ये लोग आते नहीं है। संजीव भाई आएंगे, मनीष जी, हम इस सवाल पर आएंगे, एक मिनट रुकिए ना, अभी और भी मेहमान हैं सर, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट, मनीष जी 10 सेकंड की बात है। ये जब तक सांप्रदायिक बात नहीं करेंगे इनका मन नहीं भरेगा।
अरे 24 का चुनाव थोड़ी हो रहा है मनीष जी अभी। देखिए, संजीव भाई, कांग्रेस का अभी ये चुनाव रवैया दूर है। पुराना है। अरे चुनाव दूर है। जहां जो अरे उचित हमारा प्लेटफॉर्म रवैया पर जहां स्पष्ट है। इनकी बात करनी होती है वहां पर ये बात नहीं करते। विधानसभा में जब बात करनी होती है वहां इनके मुंह में दही जम जाती है और सड़कों चलिए, के ऊपर हम चीनी चिल्लाते मिलवाएंगे हैं, इसमें। सड़कों हम चीनी के मिलवा ऊपर देंगे, चिल्लम ठीक है। चिल्ली करते हैं। ठीक है संजीव भाई, उसमें हम चीनी मिलवाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज अजीत सिंह जी, देखिए यहाँ पर बात जब आंदोलनकारियों की आती है तब मतलब सब चिल्लाते हैं, सब चाहते हैं आंदोलनकारियों को भाई आरक्षण मिले, आरक्षण मिले, लेकिन अब कहा भी जा रहा है सरकार की तरफ से मिल गया है। ऐसे में अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, आंदोलनकारी सड़क पर है। अब वो लोग अभी जैसा बता रहे हैं डीके पॉल जी कि वो लोग कुछ भी करेंगे इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अगर सरकार कह रही है कुछ समय वक्त दीजिए, हमने सारी चीजें ड्राफ्ट, सारी चीजें हमारी बन गई हैं, कुछ वक्त दीजिए, तो क्या थोड़ा समय देकर या इनसे पूछकर कि भाई सरकार कितना समय चाहती है, वो समय लेकर मतलब मामले को अभी थोड़ा शांत नहीं किया जा सकता है? दूसरी चीज, अगर बार बार हम इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हो सकता है कि भाई यहाँ पर बिजनेसमैन आए हों, उनको भाई उस तरह का वातावरण ना लगा हो त्रिवेंद्र जी के समय में, वो चले गए। अगर धामी जी लेकर आना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि भाई अगर इन्वेस्टर आते हैं यहाँ पर सबमिट करते हैं, कुछ अगर हमारे जरिए कुछ हो जाता है, उत्तराखंड का भला हो जाता है, तो इसमें क्यों बार बार गलत इस चीज को कहा जा रहा है? 2 लाख से ज्यादा रोजगार की बात हो रही है, क्या गलत है इसमें? की बात ही नहीं है। आप थोड़ा सा डिबेट अलग आप समझिए ना, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं है उत्तराखंड में कौन नहीं आना चाहता है, ये तो जरूरत ही नहीं, ये उत्तराखंड में आवश्यकता ही नहीं है कि किसी को बुलाया जाए। नहीं, ये अजीत वो भाई जगह है। देखिए, एक नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए आप मेरी सुनिए ना, सुनिए, एक सुन लीजिए, मेरी छोटी सी बात है। अरे मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, मेरी भी तो आप उत्तराखंड में पर्यटकों की और निवेशकों की जो फ्लो है आने का, जो इंटरेस्ट है, उसे जगाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी जगा हुआ है, उसे फैसिलिटेट करने की जरूरत है। मैं अजीत भाई, एक छोटा सी बात है, देखिए मतलब आप लोग बड़े वरिष्ठ हैं, आप भी समझदार हैं, ठीक है, लेकिन देखिए एक होता है कि आना और यहाँ पर घूमना, इस पर्यावरण का आनंद लेना, फिर चले जाना। मैंने कई लोगों को ऐसा सुना कि बहुत लोग आ रहे हैं, उनको पर्यावरण बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी आबो हवा, नहीं सुनिएगा ना, नहीं, ऐसा नहीं है सर। कुछ लोग हैं जो आते हैं, यहाँ की स्थिति, यहाँ के पर्यावरण से बड़े खुश रहते हैं, लेकिन 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वो चले जाते हैं अपने घर। ये जैसे आपने पर्यटक की बात की, मैंने उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि आते हैं, अब उनको लगे नहीं जी अब यहाँ पर घर खरीदना नहीं, यहाँ जो खरीदना। एक बड़े बिजनेसमैन की जो बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं, मैं बड़े की बता रहा हूँ, देश में उत्तराखंड जो राज्य है, वहां जो लोगों का इंटरेस्ट है, यहाँ टूरिस्ट रोकना पड़ता, वो लगाना पड़ता है बैरियर ऋषिकेश से पहले। यहाँ लोगों को का फ्लो इतना ज्यादा है, ये एकमात्र ऐसा राज्य होगा पूरे देश के अंदर जहां टूरिस्ट का और बाकी और लोगों का इंटरेस्ट और फ्लो इतना ज्यादा है कि उनको रोकना पड़ता है। यहाँ आने की कोई कमी नहीं है, यहाँ तो 40 लाख लोग तो 4 धाम यात्रा में आ रहे हो, इस साल 50 लाख हो जाएंगे। तो यहाँ चैलेंज क्या है वो समझने की जरूरत है। चैलेंज ये है कि अब नॉर्मल परिस्थिति में इस शहर में आप क्रॉस नहीं कर सकते। जो इन्वेस्टर आएगा, जो नए लोग आएंगे, जो दफ्तर खुलेंगे, वो मूव कैसे करेंगे शहर में, रहेंगे कहाँ, उसकी क्या प्लानिंग है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास शहर में, कौन से शहर में रहेंगे वो कंपनियां जो लगेंगी, उनके हेड ऑफिस, ये यहाँ पे जो भी ऑफिस खुलेंगे वो कहाँ खुलेंगे, वो क्या उनका हाउसिंग के इंतजाम होंगे। आप अपने शहर की स्थिति तो देखिए, इन्वेस्टमेंट आए, कंपनी आए, इसमें तो किसी को दिक्कत है ही नहीं है, उस पर किसी को ऐतराज भी नहीं है। लेकिन होता क्या आया, हो क्या रहा है पिछले 20 साल से, ये जो इन्वेस्टमेंट समिट जैसे, और केवल उत्तराखंड में नहीं, ये तमाम राज्यों, मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, ये केवल इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनियां है ना, उसमें 2-4-5 करोड़ रुपए वो बनाती हैं इसमें, इसका कोई ना तो फॉलोअप होता है। पिछली बार जो इवेंट हुई थी उससे कितना पैसा आया ना, उसका कोई रिकॉर्ड है। और मैं कह रहा हूं इसको भी इतना छोड़िए, उत्तराखंड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों के का आने के लिए, यहां तो आपको लोगों को रोकना पड़ेगा, आपको ये तय करना पड़ेगा मुझे इसको आने देना है, इसको आने नहीं देना है, ये उद्योग में लगाने दूंगा, ये उद्योग नहीं लगाने दूंगा, वो पॉलिसी तय करनी है। यहाँ इन्वेस्टमेंट आने की कोई समस्या ही नहीं है, आप तो दरवाजे खोले, यहाँ तो भीड़ आ रही है, यहाँ तो बैरियर लगा के रोकना पड़ रहा है लोगों को।
फिर दूसरी बात ये है, नहीं, अगर आप जब लोग आएंगे, नहीं सर, आप इन्वेस्टर्स को समझ नहीं रहे। फिर अरे अजीत क्यों अजीत नहीं भाई नहीं, आपने देखिए अबे अजीत समझ भाई, रहा हूँ, मैं सारा समझ रहा हूँ। नहीं, आप इन्वेस्टर कहाँ पे जाएगा, कैसे इस सड़कों पे घूमेगा इन्वेस्टर, कैसे मूव करेगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और हमारे आपके पास राज्य का अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की ठीक क्या है, राज्य का इंतजाम है? ठीक है, हमारे पास आ रहे चमोली भाई आ रहे, ठीक है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। हाँ कोई प्लानिंग नहीं। वीरेंद्र शर्मा जी देखिए, जैसा अजीत सिंह भी कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बातें वो भी कह रहे हैं, तो अगर उसको समझा जाए तो उसको आगे अगर मैं हाँ इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, आप बताइए ना, जमीन कहाँ है हमारे पास यहाँ पे। मान लो इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्टर मान लो यहाँ फैक्ट्री लगाने आ रहा है, कोई ना कोई तो अपना धंधा करेगा, उसके लिए पहले सबसे पहली जरूरत है उसको जमीन चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सब चीजें है कहाँ हमारे पास। यहाँ तो हमारे देहरादून में तो अब आप देख लीजिए, हम यहाँ से घंटाघर जाने के लिए आपको 1 घंटा लग रहा है। इतना ट्रैफिक, इतना पॉपुलेशन हो गया है। यहाँ तो हमारे पास सरकारी ऑफिस बनाने के लिए एक जगह नहीं है। यहाँ 100 बीघा नहीं है अब किसी के पास ऐसी खाली जमीन कहीं पूरे शहर में पड़ी हुई, 10 बीघा नहीं है, और तो छोड़िए आप। तो ये करेंगे कहाँ, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। अब पहाड़ों पे कहाँ इन्वेस्टर, ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो भी अपने लिए देखेगा कि जहां उसको प्रॉफिट होगा वहीं पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टर सरकार से ज्यादा चालाक है, सरकार उतनी चालाक नहीं है जितना इन्वेस्टर चालाक है। इन्वेस्टर जो आएगा वो अपना प्रॉफिट को लेके आएगा, वरना वो घाटा खाने के लिए नहीं आएगा आपके प्रदेश में। और कोई भी इन्वेस्टर, ये बात अजीत जी की बहुत सही है, भिन्न भिन्न सरकारें प्रदेश में कहीं भी चल रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने भी इन्वेस्टर इवेंट करवाए हैं, कौन से कांग्रेस की सरकारों ने नहीं करवाए हैं, सभी लोग करवा रहे हैं लोगों को खींचने के लिए। ये बात अजीत भाई की सही है कि हमारे प्रदेश एक ऐसा मात्र प्रदेश है जहां पे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पीसफुल प्रदेश है। यहाँ पे आराम से वो, यहाँ तो लोग अपना एक अब भू कानून आने के बाद हो सके जमीन की खरीद फरोख्त पे कुछ ब्रेक लगे, वरना तो यहाँ की तो सारी जमीनें बिक भी गई है। एक चीज अब यहाँ तो लोग एक मकान बनाना बहुत वो ठीक है अजीत भाई, जल्दी से 10 सेकंड सर, जल्दी सर, से। एक तरफ हम भू कानून की बात कर रहे हैं, भू कानून का सीधा मतलब है कि हम लोगों को रोकेंगे आने से। दूसरी तरफ आप इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, तो अब किसको रोकेंगे और किसको आने देंगे, वो कैसे तय होगा? कैसे होगी ये चीजें। ठीक है, तो इस पे ऐसा नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा। सरकार ये देखिए, दोनों जो विरोधाभासी इनके बात नहीं है। आज के हमारा डिबेट मेनली हमारे इन 33 प्रस्तावों पे है। इन्होंने जो 33 प्रस्ताव, सही इसमें कुछ प्रस्ताव बहुत बढ़िया है। मैंने कहा ना, एक परिवहन विभाग में भी जो कुछ नियमावली में जो संशोधन किए हैं वो भी एक अच्छे हैं, क्योंकि अभी कुछ हाल ही में आपने देखा होगा कि इनके एमडी को भी सस्पेंड किया गया था, है ना। और बहुत सारे, और नशा मुक्ति केंद्रों में भी जो अब ये नियमावली आने वाली है वो भी जनहित में है, लोगों के उसमें है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को। संदीप देखिए भाई, आप, एक चीज है, इस देखिए तरीके एक की सवाल ये परेशानियां है हो रही है। कि देखिए अभी सबकी बातें सुन रहे थे, अभी सुन नहीं रहे होंगे। यहाँ पर सब लोगों ने सब कुछ बता दिया कि भाई कैसे आएगा, परिवेश ऐसा नहीं है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है, जमीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ बता दिया गया। तो मतलब ये है कि अब भाई उत्तराखंड तो अब रहोगे, अब तो कुछ करना नहीं उत्तराखंड में। अब यहाँ पर भाई इन्वेस्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सब लोग बोल रहे हैं क्या प्रिंट है, क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मुझे चमोली भाई एक चीज बताइएगा, जब देश की आजादी चल रही थी, देश आजाद की ओर अग्रसर हो रहा था, हम आजादी मांग रहे थे, हमारे यहाँ गांधी जी लड़ रहे थे, तो क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार किए थे कि हमको अगर आजादी हमें ऐसे मिलेगी कि ऐसे मिलेगी कि वैसे फिलोसफी की मिलेगी? बातें कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, एक मिनट ना, डीके पॉल जी, एक मिनट सर, बीच में नहीं। डीके पॉल जी, एक मिनट सर, शॉर्ट मैचिंग मत कीजिए सर, प्लीज। चलिए बताइए। हाँ, शॉर्ट मैचिंग मत कीजिए प्लीज सर। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ चमोली जी से, आपको अभी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सर, जब गांधी जी ने देश को आजाद किया था तो क्या उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया था? वो भी तो बेचारे वो लड़ रहे थे, और वो लड़ रहे थे इस उद्देश्य से लड़ रहे थे कि हम देश को एक दिन आजाद कराएंगे, और उन्होंने कराया। एक डंडे के बल पर उन्होंने देश को आजाद कराया। तो ऐसे में मैं ये नहीं कहता कि क्या नाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है कल को आप भी सत्ता में आए, आपको भी लगे कि यार हमें इन्वेस्टर की जरूरत है, तो क्या आप इसी पसोपेक्ष में उलझे रहेंगे, या फिर उससे आगे निकलकर एक बार सोचने की आप जहमत उठाएंगे? चमोली भाई।
मनीष भाई 2002 से 2007 तक माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी, स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। और इस पैनल पे बैठे हुए सारे महानुभाव इससे इत्तेफाक रखेंगे कि सबसे ज्यादा सिडकुल उनके कार्यकाल में बनने का काम हुआ। अजीत भाई हम सब में सबसे वरिष्ठ, इस बात पे पक्का मुझ पे हामी भरेंगे। इस राज्य में सबसे ज्यादा जो सिडकुल लगे या सिडकुल का निर्माण हुआ वो माननीय पंडित केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, पैसा भारतीय जनता पार्टी ने अरे दिया। मान्य बड़े भाई सुन ठीक है, ठीक है। अरे संजीव भाई केंद्र राज्य ने अलग अलग सुन लीजिए बड़े भाई, सुन लीजिए मनीष भाई, आप इन्वेस्टमेंट बीट की बात करते हैं। इस राज्य में आज 60% उद्योग वापस जा चुका है। आपको पता है हरिद्वार का सिडकुल बंद होने की कगार पे है, ये डीके पाल भाई बताएंगे आपको। हमारा जो यहाँ सैलाकोई का सिडकुल यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, जो काशीपुर का सिडकुल है वो बंद होने यही की कगार संजीव पर भाई है। मैं कह रहा हूँ। ये मैं भी समझाने की बात कर रहा हूँ कि इनका जो मुखौटा है ना मनीष भाई, वो हर बार नए मैं रूप ये में नहीं आएगा। कह रहा हूं, मेरी बात को इनका समझिए। चरित्र आपने चमोली जी बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पर इतना परसेंट जा रहे हैं, नहीं इतने परसेंट जा रहे हैं, इनकी कमियों की वजह से जा रहे हैं। ठीक है, यही आप कह रहे हैं ना, इनकी कमियों की वजह से जा रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि भाजपा में किस सेंटर में सरकार थी, माननीय महोदय 10 वर्षों से इस राज्य में आप वर्ष दोबारा दूसरी बार जीते हैं, तब भी तो भाजपा की सरकार है। क्यों नहीं आप नई सिडकुल का निर्माण कर पाए? आपको पता है कई कंपनियां मनीष भाई, कई कंपनियां तो वही हम बंद कह हो रहे गई हैं। है, कगार पे नहीं है। संदीप भाई वही कह बंद हो रहे हैं। गई है। क्या अगर सिडकुल में 60% बात को मनीष सुनिए। जी 60% 8 नए कंपनियां शहर बंद हो बस गई। रहे हैं, अरे आपको नहीं, जानकारी है? अरे भैया 8 नए अरे भैया, शहर बस रहे अरे हैं, स्मार्ट सिटी ये में नया सारी एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, छोटा सा नई नई ठीक है, आ रहे अजीत जी, आ रहे सब, एक मिनट आपको जानकारी है बंद नहीं कर है? दीजिए काम को। ठीक है इस अजीत जी बात जल्दी की भैया, समझिए। उधर एक मिनट 10 सेकंड सर, क्लोजिंग कमेंट ठीक है, क्लोजिंग कमेंट ले ले सर। अजीत जी जल्दी से, एक लाइन में मैं जल्दी कह से रहा अजीत जी, हूं, जल्दी से। देखिए ठीक है अजीत आपके जी। पास बराबर में एयरपोर्ट है, हाँ। ये बड़ा एयरपोर्ट बन जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाए, हाँ। यहाँ पे देश में कौन सा ऐसा होटल चेन होगा जो यहाँ पे नहीं आना अजीत चाहेगा? भाई कौन रोक रहा है इनको? ठीक है ना? सरकार- और लेकिन जब तक जमीन नहीं देंगे ठीक है, डीके पॉल जी, कैसा जाएगा? ठीक है सर, आप कुछ बोल लेते हैं। ठीक है, डीके पॉल जी जल्दी से सर, 20 सेकंड जल्दी से, समय कम है। उत्तराखंड के जो मेन जो इनके मोटो थे उससे हम दूर चले गए। हमने इस 10 जिलों के लिए इस राज्य को मांगा था और लिया लड़ करके 42 साल दे करके। हमारे वहां के सरोकार डूब रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। हमारा पर्यटक, हमारे खेतों, हमारे किसान की खेती जिस पर आज तक तारबाड़ी नहीं हुई, हमारी परिसंपत्तियां, हमारी चकबंदी, हमारे ऐसे तमाम कानून जिन पर सरकार ने कोई भी फैसला आज तक नहीं लिया। अगर 200 कैबिनेट के फैसले ये 1 साल में ले चुके हैं, उनमें से अगर 5% पे भी फॉलो अप हुआ, आदरणीय अजीत जी ने भी कहा, फॉलो अप करने की इनकी मंशा नहीं होती। ठीक है वीरेंद्र जी जल्दी से सर, ये 10 सेकंड। ऐसे कैसे काम ठीक है, चलेगा? जल्दी से। ठीक है, ठीक है पॉल भाई, वीरेंद्र जी जल्दी से। ये कैबिनेट के फैसले जो हुए हैं इसको धरती पे लागू करना बहुत एक अलग बहुत सही विषय है। इसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कोई भी चीज आए, कोई भी कानून आए, कोई भी डिसीजन ले, कुल मिलाकर ये है, अगर कैबिनेट में फैसले ले रहे हैं तो उसको अमली जामा भी पहनाना चाहिए। और उस पर एक देखिए इन्वेस्टर से वो इवेंट की बात कर रहे हैं, 70,000 की जगह या 80,000 करोड़ भी आ जाएगा, पर पहले सरकार ब्लूप्रिंट तो बताए कि हमें कहाँ लगाना है ये ठीक पैसा, है, मतलब क्या बहुत करना बहुत है। सारी चीज है। अब बहुत ऐसे सारी में चीजें हैं जिस पे डिस्कशन बहुत जरूरी है। ठीक है, सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्वेस्टर समिट हो या फिर तमाम तरह की चीजें, कैबिनेट में कई बैठक होती